एंड वेलकम बैक टू योर रिविजन क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू जीरो। इनमें से जो हमको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो है। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए एक चीज़ की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमेशा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो जीरो रहती है। फाइन। और ये तीनों ऑप्शन जो है, ग्रेफाइट, O2 एंड व्हाइट फॉरेस्ट, ये तीनों ही हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इन तीनों की ही जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो रहेगी। तो इस वजह से हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल। तो ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज फॉर वर्क डन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। अब किस टर्म्स में मेजर होती है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि यूज होती है वर्क डन के लिए। ठीक है, तो इसमें गिब्स एनर्जी कौन सी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, जी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, गिब्स एनर्जी, बिकॉज गिब्स एनर्जी इज द एनर्जी यूज फॉर वर्क डन। फाइन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एंट्रोपी। इसको करेक्ट कर देना, दिस इज एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज फॉर हार्डनिंग ऑफ एग इज। जब हार्डनिंग ऑफ एग होता है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे पास हार्डनिंग ऑफ एग है, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, एग हार्डनिंग हो रही है एग की हमारे पास जब, तो हमें लगता है दैट हमारी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दैट यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। फाइन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज होगी और डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। फाइन, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज़। Moving towards the next question, which of the following will have high calorific value? High calorific value किसकी होगी यहाँ पर, इथेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन या फिर इथेन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने ज़्यादा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास कैलोरिफिक वैल्यू होगी। फाइन, ये चीज़ याद रखिए, हायर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हायर विल बी द कैलोरिफिक वैल्यू। फाइन, तो इसमें हमारे पास किस में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे, बताइए। सबसे ज़्यादा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे साइक्लोहेक्सेन के केस में। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जिस वजह से हमारा आंसर बनेगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो हीट चेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन है आपके पास, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट, सराउंडिंग टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर जो है वो, या फिर प्रेशर, या फिर तीनों पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होता है वो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सराउंडिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फाइन, क्लियर है। Moving towards our next question, physical significance of Gibbs energy changes. Gibbs energy change में हमारे का physical significance हमारा क्या होता है। सबसे पहले heat change at constant pressure, second is heat change at constant volume, third is useful work done by the system and fourth is none of these. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था Gibbs energy क्या होता है, एनर्जी यूज ड्यूरिंग वर्क डन, यही होता है ना, एनर्जी यूज फॉर वर्क डन, वही होती है हमारी गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, थर्ड हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो सही होता है, बताओ। इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, एंथैल्पी चेंज इज जीरो, गिब्स एनर्जी चेंज इज जीरो, या फिर एंट्रोपी चेंज इज जीरो। इनमें से कौन सी चीज़ हमारे पास जीरो होती है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस आपको याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो जीरो रहती है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जीरो फॉर अस,
इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0. फाइन. Moving towards next question, we have enthalpy of combustion of CH4 is 393.4 kilojoule. Its calorific value will be. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है ना, कैलोरिफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू enthalpy of combustion डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ये होती है हमारी कैलोरिफिक वैल्यू. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है हमें 393.4 किलो जूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. हमारे पास CH4 का क्या होता है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1. 12 प्लस 4 क्या होगा हमारे पास? 16. तो 16, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में जल्दी से डिवाइड कर देते हैं एक बार हम. 393.4 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 24.5875. दिस इज 24.587 किलो जूल. ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर इस केस में. और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है? 24.5. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24.5 इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. Which of the following have highest value of enthalpy of neutralization? अब इसमें किसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है? देखो, हम इसमें हमको एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए. ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि HF जो होता है ना, HF इस केस में हमारे पास एक्सेप्शन होता है. ठीक है, HF इज एक्सेप्शन फॉर अस. फाइन. और इसमें से क्या आंसर बनेगा फिर हमारा? कौन सा आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. HF प्लस NaOH इज आवर आंसर. ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे. तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के लिए. व्हाट विल बी द साइन ऑफ, ये डेल्टा H है. ठीक है, दिस इज डेल्टा H एंड डेल्टा S. व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर रिएक्शन 2Cl गिव्स अस Cl2. देखो, 2Cl गिव्स अस Cl2. ठीक है, तो इसमें देखो अब हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी बाहर निकलेगी हमारे पास. ठीक है, और एनर्जी हमारे पास बाहर निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, जिसके लिए हमारे पास डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, और हमारे पास इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं ना. 2Cl से Cl2 बन गया. नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुए हैं, जिसके लिए हमारे पास डेल्टा S की भी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास नेगेटिव आ जाती है. ठीक है, तो यानी डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों ही हमारे पास नेगेटिव है. ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमारे पास एनर्जी बाहर निकल रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है. एंड डेल्टा एस नेगेटिव क्यों है? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं. 2Cl से हमारे पास Cl2 आ गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं. इस वजह से डेल्टा H और डेल्टा S दोनों ही हमारे पास क्या बनते हैं? नेगेटिव बनते हैं. तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है? डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ नेगेटिव. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर नेगेटिव. फाइन. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन. आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.